वेलकम टू यूपीएससी समाचार, जिसमें हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी की न्यूज और हमारा सोर्स रहता है द हिंदू। इसमें हम आपके प्री की और मेंस की दोनों न्यूज को डिस्कस करते हैं। प्री की हमारी टॉप 5 6 न्यूज रहती है और मेंस का हम एक एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। आपको इसमें हम रिलेट करके बताते हैं कि कैसे वो चीजें प्रीवियस ईयर पेपर में आपकी आई थी। आज हम डिस्कस करेंगे 9 मई 2024 के आपके यूपीएससी समाचार की न्यूज, और उसमें लाइव क्यूएनए आपका रहता है। पिछले वाले जो हमारे एडिटोरियल या न्यूज हमने डिस्कस करी उसमें से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, प्लस जो लोग कमेंट करते हैं उनको देखा जाता है और उसी हिसाब से अपडेट किया जाता है। उसके अलावा हिंदी एडिशन जो है इस यूपीएससी समाचार का और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो सारे के सारे वीडियोस आपको ऐप पे अरेंज मिल जाएंगी डे वाइज, तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि एक ही जगह सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाए। नाउ लेट अस स्टार्ट कि हम आज क्या देखने वाले हैं। देखिए पेज नंबर 4 पे न्यूज आई है, इंडिया अभी थर्ड लार्जेस्ट हमारा सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गया। इसके बारे में हम देखेंगे तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जीएस का इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके अलावा गिविंग प्राइमेसी टू द ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई इंडेक्स की एक न्यूज आई हुई है, जिसमें बताया हुआ है कि क्या हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, तो ये हमारा सोशल जस्टिस का रहेगा। पॉलिटी की आपकी एक न्यूज है, नागालैंड सिविल बॉडी में जो पोल्स है वो डिले हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इश्यूज। वहां पे इसको लेके थोड़ा सा अगेंस्ट में चल रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन को वो लोग नहीं मान रहे। नेक्स्ट हमारी न्यूज इंडियन इकोनॉमी की रहेगी। दो न्यूज हैं, वेज मील की कॉस्ट आपकी इंक्रीज हुई है, तो हम इन्फ्लेशन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि सीईए ने भी बोला है कि इन्फ्लेशन में ज्यादा आपका इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा डब्ल्यूटीओ में ब्राजील ने इंडिया के अगेंस्ट एक केस फाइल किया था, उसकी भी वर्डिक्ट आई है। तो वी विल सी अबाउट डब्ल्यूटीओ और सब्सिडी क्या रहती है, क्या डी मिनिमस लेवल आपका है, इन सब के बारे में। आईआर में हमारी न्यूज आज की रहेगी, जैसे मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आपका विजिट करने आ रहे हैं, तो उससे क्योंकि अभी रिसेंटली मालदीव के साथ हमारा थोड़ा सा इश्यू चल रहा था, तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट वी हैव टू स्टडी कि अभी कैसे उसको इंप्रूव किया जा रहा है। नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस में आज हम देखेंगे द ईरा ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, उनकी परफॉर्मेंस क्यों बेटर होनी चाहिए और कैसे बेटर करी जा सकती है। इसमें हम प्री और मेंस के मैं आपसे सवाल भी साथ साथ पूछते हुए चलूंगा। मैपिंग में आज हमारा रहेगा नॉर्थ अमेरिका के गल्फ जितने भी हैं वो सारे के सारे हम देखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो आपकी न्यूज है, देखिए इस न्यूज में ये बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में। देखिए इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 5-7 सालों में। अगर हम देखते हैं तो 2023 में अभी इंडियन एनर्जी एनालिटिकल एजेंसी इसकी एक रिपोर्ट आई है और वो बता रहा है कि हमने ओवरटेक कर लिया है जापान को भी। इंडिया में 113 बिलियन यूनिट आपका सोलर पावर जनरेट हो रहा है, उसी में जापान के अभी 110 बिलियन यूनिट है। इंडिया में टोटल 73 गीगावाट की हमारी कैपेसिटी है, फिफ्थ लार्जेस्ट हम वर्ल्ड में है। बट उसके अलावा नीति आयोग जो है वो एक बात कह रहा है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उसका 18% गैप है। ठीक है, सॉरी 18% सोलर पावर आपका बना रही है, और ये 6.6% ही जो पावर एक्चुअली प्रोड्यूस करती है उसका है, क्योंकि यहाँ पे काफी ट्रांसमिशन के लॉसेस हो जाते हैं। ये हमारे दूसरे सेक्टर्स में भी मिलेंगे। ठीक है, अगर हम ग्लोबली देखते हैं कि भाई आपका रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं एनर्जी में वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट कम्स अराउंड 30%। और यही हमारे जो आईएनडीसी के टारगेट है उसमें भी हमने हमारी जो टारगेट है वो 50% रखा है। तो मेरा पहला सवाल आज का आपसे है कि आईएनडीसी के जो 3 मेजर टारगेट हैं जो कि आपसे एचसीएस में भी पूछे गए थे, वो क्या हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको बता दिया गया है, ये न्यूज मैंने ऊपर ही कवर कर ली, तो यही चीजें हमारी यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और आपका, जैसे सोलर एनर्जी पोटेंशियल को एस्टिमेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी नाइस, तो आपको ये बताना है कि नाइस का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है। यूपीएससी में अगेन आजकल हेडक्वार्टर के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला हमारा आ रहा है सोशल जस्टिस का, इंडियन इकोनॉमी या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिपोर्ट हमारी आ रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24, जो कि आपका यूएन डीपी रिलीज करता है। पहला सवाल तो आपका यही रहेगा। सेकंड एक और है, एक पेपर पब्लिश किया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने, तो उन्होंने भी बताया है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो हमारी रैंक जो है आपकी 134th रैंक चल रही है, इसको भी देख लेते हैं और कितना हमने परफॉर्म किया। ये हमने आर्टिकल की सारी चीजें ले रखी है। देखिए ये जो स्टडी थी लैब वाली स्टडी
सॉरी। तो इसमें पहली चीज तो ये आ रही है, टॉप 1% अर्न कर रहे हैं 5 ऑन एवरेज 5.3 मिलियन, ये आपके हैं 23 टाइम्स जो एवरेज इंडियन अर्न कर रहा है, यानी 0.3 मिलियन रुपीस। तो ये एक चीज आपको गैप जो है ध्यान रखना है कि टॉप 1% 23 गुना ज्यादा एवरेज से भी अर्न करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। और ये इंडिया की ही कंडीशन नहीं है, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, सारे जगह इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो आपको ये भी बताना चाहिए, मोस्ट इनइक्वल कंट्री और मोस्ट इक्वल कंट्री। देखो, अब इस रिपोर्ट से हमारा आ रहा है कि सबसे पहले हमारी जो रैंकिंग है एचडीआई में, इट इज वेरी वेरी पुअर। तो इसमें इंडिया की रैंक है 134। सेकंड जो हमारी वैल्यू है एचडीआई वैल्यू, वो हमारी 0.644, 2021 में ये थी 0.633। थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है, जैसे 135 हमारी लास्ट टाइम रैंक थी, अभी 134 है, एक रैंक का इंप्रूवमेंट यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, अब पहली चीज तो यही इनइक्वालिटी इंडेक्स हमारा यूएनडीपी रिलीज करता है, और एक होता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, वो कौन रिलीज करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे 2021 की अगर हम बात करते हैं तो और परफॉर्मेंस वाज 122 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। अभी हमने इसमें काफी सब्सटेंशियल इंप्रूव किया है, 108। तो ये रैंकिंग आपको जरूर पता हो, ये आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं एज एन फैक्ट, एज एन एग्जांपल, और आपसे प्री में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रैंक क्या थी, कौन किसने इसको रिलीज किया, एंड ऑल दिस थिंग्स। बट इंडिया में हमने पहले वाली क्लासेस में भी देखा था कि इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इट इज हार्डली 30%। तो वेज गैप भी हमारा कितना है, 30%। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारी जो कंट्री की कंपैरेटिव एनालिसिस है, तो वो आती है म्यांमार, घाना, केन्या, कोंगो, अंगोला जैसी कंट्री से किया गया है। सो दैट इज ऑल्सो कंसर्निंग। उसके अलावा एक और बड़ा कंसर्न है डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में लगातार बढ़ रही है। पहले भी हम देख चुके हैं। इकोनॉमिकल कंसेंट्रेशन देखें, 40% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड सिर्फ 3 कंट्रीज ही आपका कंट्रोल करती हैं। तो ग्लोबल लेवल पे भी आप देख सकते हैं कि टॉप 3 कंट्रीज 40% ट्रेड को देख रही हैं। उसमें भी जो टेक कंपनीज है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, ठीक है, इनकी जो डोमिनेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। और आजकल हम बात करते हैं डाटा, डाटा इज द न्यू ऑयल, डाटा इंफॉर्मेशन, डाटा डेमोक्रेसी, डाटा डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ये सारी बातें भी करी जाती है। डाटा लोकलाइजेशन इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है। एक इनकम डिस्पैरिटीज अगर हम इंडिया में देखें, टॉप 50% को सिर्फ 15% ही नेशनल इनकम आपकी मिल रही है, और ये हमने ऊपर देखा है, ये 1% अर्निंग 23 टाइम्स ऑफ द एवरेज। उसके अलावा एक और स्ट्राइकिंग चीज इंडिया में देखने को मिल रही है कि जो मिडिल क्लास है उसकी जो ग्रोथ है वो काफी डिक्लाइन हुई है पहले से। जैसे कि जो इनकम है मिडिल क्लास की, 40% ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हैव ग्रोन स्लोअर अगर हम बॉटम 50% से भी देखते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड पहले थोड़ा सा रिवर्स होता था, ठीक है। तो अब दोनों में ही डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हाई हाउस होल्ड डेट हमारी देखने को मिल रही है कि इंडिया में हाउस होल्ड डेट है आपका 40%, तो ये थोड़ा सा हाई नंबर माना जाता है। और उसके अलावा जो फाइनेंशियल सेविंग है, ये सिर्फ 5.2% है जीडीपी की। क्योंकि अब देखो, सेविंग का आपको थोड़ा सा समझना है, सेविंग जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट से कंपनीज लगेंगी, ठीक है, लेबर कैपिटल, तो उससे फिर हमारा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से हम एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंटरनल कंजम्पशन होगा, और उससे फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस ऐसे ही चलता है। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज ही बनानी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज पे फोकस करना पड़ेगा, हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग पे फोकस करना पड़ेगा। आप इसमें एक मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच लेके चल सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए, कंपनीज को क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन में आप क्या कर सकते हैं, जिससे कि इंक्लूसिव ग्रोथ आपकी बनाई जा सके। सोशल सेफ्टी नेट भी हमें चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, और इसमें काफी जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे आपको काफी अच्छी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। इंडिया भी इसी डायरेक्शन में अभी बढ़ रहा है, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। नाउ आप, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं कि ये सब तो ठीक है, हम पढ़ते हैं करते हैं, व्हाट इज योर पर्सनल व्यू या पर्सनल ओपिनियन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अराउंड अस, कि क्या चल रहा है सही में डेवलपमेंट को लेके, या इंडिया की सही में पोजीशन क्या है, व्हाट इज योर पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आप इसको 4-5 लाइन में शेयर करें, दिस विल हेल्प यू इन आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स। ये कोई मेन जैसा क्वेश्चन नहीं है, ये इंटरव्यू बेस्ड हो सकता है, तो आपको अपने थॉट्स भी आर्टिकुलेट करने में हेल्प मिलेगी, और आप जब उसको लिखेंगे तो और ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट होगी इससे, ठीक है। अगला देखिए, एक नागा सिविक बॉडी का अभी हमारी न्यूज चल रही है
कि 20 साल से नागा सिविक बॉडी के जो इलेक्शंस है वो स्टॉल्ड है। मेन रीजन यहाँ पे क्या है कि देखिए 73rd 74th अमेंडमेंट में हमने वुमेन को रिजर्वेशन दिया है 33%, बट नागालैंड में वो अलाउ नहीं हो रहा है। वहां पे काफी ऑपोजिशन देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि नागा के ट्रेडिशनल लॉज के हिसाब से ही वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आपका लेजिस्लेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में देखा नहीं गया था, तो इसीलिए उन्होंने अपोज किया। तो जब ये कानून आया था तो वहां पे भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको चेंज करना चाहा, बट बहुत ज्यादा ऑपोजिशन के कारण ना तो वहां पे अभी इलेक्शन हो पा रहे हैं, एक ही बार इलेक्शन हुए उसके बाद अभी इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पा रहे। सो दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग। ठीक है, तो 371 में जहां पे नागालैंड को देखो, अब याद कैसे करेंगे, नागा, नागा इज अजगर, अजगर, ए फॉर अजगर। ठीक है, ये ट्रिक हमारी क्लास में ही एक स्टूडेंट है मधु, उन्होंने बना के दी थी 371 से लेके 1 2 3 4। तो एक दो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बाकी आप अपने एंड पे थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे 371 ए फॉर अजगर, अजगर में कौन आएगा, नागा। ठीक है, 371 बी, बी में बी, बी होती है भैंस, भैंस होती है राइनो जैसी। ठीक है, तो राइनो कहां पाए जाते हैं, असम में। ए बी सी, सी चिट्टा उन्होंने किया था कि व्हाइट कलर, व्हाइट कलर नॉर्थ ईस्ट से हम लिंक कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा फेयर कलर होता है, और नॉर्थ ईस्ट में भी हम ये मान के व्हाइट कलर वालों के पास मनी भी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा ऐसे ट्रिक के फॉर्म में। तो मणिपुर, तो 3 रहेगा मनी, और डी क्या है, डी गैंग है आपकी आंध्र प्रदेश की। तो इस तरीके से उन्होंने ट्रिक बनाई थी। तो ये 4 मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, बाकी आप भी इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नागालैंड का इशू मैंने आपको वैसे बता दिया है किस लिए ये चल रहा था 33। अच्छा, आपको एक चीज और बतानी है कि हरियाणा में कितने % रिजर्वेशन है, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखिए 2016 में काफी लार्ज स्केल वायलेंस भी हुआ था। अभी तक देखिए फर्स्ट वुमेन एमएलए 60 साल में, ठीक है, हम इनका आया है पहली बार, ठीक है, आफ्टर 20 इयर्स। तो ये मतलब आफ्टर 1963 इनके इलेक्शंस के बाद ही। तो ये मेजर इशू है क्योंकि 371 ए में नागालैंड के कस्टमरी लॉज, प्रोसीजर्स, ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड its resources, it's everything is protected in 371A। तो ये क्योंकि स्पेशल प्रोटेक्शन हमने दे रखी है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के फायदे भी होते हैं, थोड़े से नुकसान भी होते हैं। अगली न्यूज हमारी आ रही है क्रिसिल की। क्रिसिल ने क्या कहा है कि इनकी एक रिपोर्ट आई है, मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। ठीक है, क्रिसिल की। तो ये एक रिपोर्ट क्या आई है, रोटी राइस रेट। तो ये क्या बता रहा है कि वेज मील की कॉस्ट आपकी 8% इंक्रीज होते हुए दिख रही है, दैट इज फूड इन्फ्लेशन। तो अब आपको पता होना चाहिए कोर इन्फ्लेशन क्या है। जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है दैट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स, तो उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। उसी में से अगर आप फूड इन्फ्लेशन या फ्यूल इन्फ्लेशन हटा देते हैं, डबल एफ, तो ये पहले भी हमारा आया था, इसको हम बोलते हैं आपका कोर इन्फ्लेशन। ऐसे ही इंडिया में हमारे पास कोर सेक्टर्स हैं, देयर आर 8 कोर सेक्टर्स जो कि आईआईपी का 40% बनाते हैं। मेरा सवाल अभी आपसे एक और है कि इनमें से सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है, अगर हम आठों सेक्टर्स को अरेंज करें तो किसकी रहेगी। सेकंड आपसे है कि यहाँ पे देखो अनियन, टमाटो, पोटैटो, सारी की सारी चीजें 40% तक इंप्रूव इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। राइस पल्सेस में 14 से 20% आपको देखने को मिल रहा है। आपको एक हल्का फुल्का आइडिया इसका रहना चाहिए। बट उसके अलावा आपसे मेरे 4 सवाल और हैं डेफिनेशन वाइज। आपको बताना है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज डिफ्लेशन, व्हाट इज रीफ्लेशन एंड व्हाट इज डिसइंफ्लेशन। ठीक है, डिसइंफ्लेशन, ये यहाँ पे डिसफ्लेशन लिखा है बट डिसइंफ्लेशन। ठीक है, तो ये आपके क्या रहेंगे, चारों आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही एक न्यूज सीए की है क्योंकि इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी हम बनाते हैं एमपीसी, उसको भी जो सीपीआई है कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स, तो आपका 4% प्लस माइनस 2 रखना पड़ता है। अगर आप कंसेक्यूटिवली 3 क्वार्टर्स में नहीं परफॉर्म कर पाते तो आपको रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। तो ये कह रहे हैं कि अपना कंट्रोल में ही रहेगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन आईएमएफ ने क्या दी हुई है, हमने ऊपर भी पूछा था बट अभी मैं आपको बता देता हूं कि रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये आपका दिखाता है कि कितनी महंगाई आपकी बढ़ रही है, ओवरऑल प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है। इससे आपका राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी पता चलता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपके ऊपर बर्डन भी पड़ेगा, आप उन सामान को खरीद नहीं पाएंगे और आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी डाउन जा सकता है। अब अलग अलग कॉजेस होते हैं इन्फ्लेशन के, यहाँ पे हम 2 कॉजेस को डिस्कस करेंगे, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। डिमांड पुल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, आप है, हम मार्केट में रहते हैं, हम किसी चीज की डिमांड करते हैं। मान लो मुझे कुछ खाना है, मान लीजिए सेब खाना है, आपको भी सेब खाना है, सब लोगों को सेब खाना है, तो वे हम क्या करेंगे, सेब की डिमांड करेंगे। आप मार्केट में जाएंगे, सेब दो भाई, तो उसमें क्या होगा, अब उसके पास है लिमिटेड सप्लाई, अब बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस प्राइस को बढ़ा के बोलेगा
क्योंकि अब उनके पास क्या है कि ये जाना तो है ही, तो वो बढ़ा देते हैं प्राइस, इस तरीके से भी आपका प्राइस बढ़ता है। सेकंड आपका रहता है कोस्ट पुश, ठीक है, ये पुल है क्योंकि डिमांड से आप यू आर पुलिंग द इन्फ्लेशन। जबकि कोस्ट पुश क्या होता है, आपके जो प्रोडक्शन फैक्टर है, जैसे कि मेजर हमारे 4 प्रोडक्शन फैक्टर रहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एक और आप बताएंगे, तो इन चारों के साथ हम अपना प्रोडक्शन बनाते हैं। अब इसमें से कोई भी चीज अगर आपकी महंगी हो जाती है, लेबर महंगा हो जाता है, लैंड महंगी हो जाती है, कैपिटल आपको नहीं मिल रही, इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा देना पड़ता है, तो उस वजह से आपका कोस्ट पुश पुश इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। इंडिया में सप्लाई सेक्टर जो है वो तो आपका ग्रो कर रहा है, बट जो डिमांड सेक्टर है वो हमारा ग्रो नहीं कर रहा, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया में भी हो सकता है कि लेटर ऑन जब आपका डिमांड ग्रो नहीं करती तो आप डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं, रिसेशन की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, ये रहेगा। फिर एक और चीज आती है, क्या इन्फ्लेशन सारी ही काइंड ऑफ इन्फ्लेशन खराब होती है, ठीक है, ऐसी कितनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए, 1%, 2%, 3%, जो कि एक इकोनॉमी के लिए ठीक भी रहती है, और आपको बताना है कि क्यों भी ठीक रहती है। थोड़े से सवाल आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं 7, 8, 10 क्वेश्चन आपको इसमें देता हूं। मेंस का एक क्वेश्चन आपका फेवरेटली पूछा जाता है कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो मैं आपसे यहां पे 7 पॉइंट चाहता हूं, 7 पॉइंट्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, सेक्टर्स, तो आप वो 7 पॉइंट्स बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई विल बी रीडिंग ऑल द कमेंट्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है अबाउट डब्ल्यूटीओ, जो मैंने आपको बताया इंडिया की सुगर केन सब्सिडी पे बात हो रही थी, तो इसमें ब्रोक डब्ल्यूटीओ नॉर्म, ये यूएसए ऑस्ट्रेलिया भी आपका कह रहे हैं, ब्राजील ने ये केस फाइल किया था। अब हम पहले देख लेते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। देखो आपका 1995 में ये क्रिएट हुआ था, उससे पहले 1947 में हमारा आया था जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। डब्ल्यूटीओ मेजरली किन्हीं भी दो कंट्रीज के ट्रेड टैरिफ को आपका कंट्रोल करता है, कितना होना चाहिए, और ये एनकरेज करता है कि ज्यादातर जो ट्रेड है वो हमारा फ्री बाउंड्रीज के साथ और मिनिमम टैरिफ के साथ होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड, यहाँ पे 164 मेंबर्स हैं जो कि 98% ऑफ द ट्रेड वर्ल्ड का रखते हैं, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग जब भी होती है तो यहाँ पे कंसेंसस से होता है, यानी 164 के 164 एग्री करेंगे, एक भी मेंबर अगर वीटो यूज करना चाहता है तो दे कैन यूज। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पीस क्लोज एंड ऑल दिस थिंग्स, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज शुगर केन, अगर हम देखते हैं ये फैक्ट आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का आफ्टर ब्राजील, एंड कंज्यूमर भी लार्जेस्ट कंज्यूमर है। यहाँ पे 50 मिलियन हमारे पास फार्मर्स हैं, 5 लाख वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट भी आपका मेजरली प्रोवाइड कराता है शुगर केन इंडस्ट्री, स्पेशली एंशिलियरी इंडस्ट्रीज जो कि जुड़ी होती है हमारे से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देते हैं शुगर केन में, एफआरपी देते हैं। देखो एमएसपी नहीं मिलता, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस मिलता है, यानी स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस मिलता है। 2009 और 10 से हमने इसको शुरू कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड नेक्स्ट यहाँ पे आता है, अब इसमें एक बेस्ट चीज क्या है कि फार्मर्स को वेट नहीं करना पड़ता कि शुगर केन इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्शन हुई, क्या रेट रहा, सरकार उसी हिसाब से सारी चीज एडजस्ट करके आपको फायदेमंद डील दे देती है एफआरपी के थ्रू, ठीक है। तो रिस्क नहीं रहता, प्रॉफिट आपको हमेशा मिलता है। ये एक रिकमेंडेशन देता है आपका सीएससीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यही आपका एमएसपी का भी बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी शुगर सब्सिडी आपकी दी जाती है, तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है थ्रू टीपीडीएस, जैसे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें 18 रुपए पर किलो भी आपको शुगर मिलती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में अब सारे स्टेट्स में मिल ही रही है। आपको ईयर भी पता होना चाहिए, राइस, व्हीट, इनका प्रोडक्शन कितना टारगेट किया था और रेट कितना टारगेट किया था, ये एचसीएस में सवाल आपका प्री में पूछा गया था, ठीक है। नाउ डिस्प्यूट इज 2019 में ब्राजील ने एक कंप्लेंट सबमिट करी कि इंडिया जो है वो इस चीज को गलत तरीके से यूज कर रहा है, और उसी में बोला। अब इन्होंने आर्गुमेंट क्या दिया, आर्गुमेंट ये दिया कि जो डी मिनिमस लेवल होता है कि 10% ऑफ द टोटल वैल्यू आप शुगर केन जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी मान लो आप 100 रुपए का शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप 10 रुपए से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, बट इंडिया के केस में ये ज्यादा हो रही है। बट अभी इंडिया फूड और इसमें हमारी सब्सिडी का हम पीस क्लोज लेके आ चुके हैं, डी मिनिमस वाला कोई कंसेप्ट ज्यादा आता नहीं, बट मे भी हो सकता है कि डब्ल्यूटीओ इसको किस तरीके से देखता है, वी विल सी, ठीक है। अब इंडिया ने भी यही आर्गुमेंट किया है कि ये अनरीजनेबल नहीं है, हम डब्ल्यूटीओ रूल्स के हिसाब से हैं, ठीक है। इंडिया की जितनी भी स्कीम है वो उसको फॉलो कर रही है। नेक्स्ट हमारा मालदीव फॉरेन मिनिस्टर का है,
बस इसमें मोहम्मद मुर्सी ये एक प्रेसिडेंट बने हैं। आपको ये भी बताना चाहिए, यूपीएससी प्री में इस टाइप के भी अब सवाल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपसे लोकेशन बेस्ड और क्यों वो लोकेशन न्यूज में थी, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड लोकेशन बार बार पूछी जा रही है, तो आपसे प्रेसिडेंट भी, अब पर्सन इन न्यूज भी पूछे जा सकते हैं, देयर इज नो डाउट। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, हमारा मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में है आपका 8 डिग्री चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल आपसे रहेगा, आपको कमेंट में बताना है, जबकि 10 डिग्री चैनल यूपीएससी 2014 में भी आपसे सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं एडिटोरियल इन द एरा ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि भाई परफॉर्मेंस की क्यों नीड है और क्यों परफॉर्मेंस होनी चाहिए। देखिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें हमारे लिए ही काम करना होता है। तो अगर वो ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या हमारे समाज की प्रॉब्लम्स सोल्व हो पाएंगी, ये एक मेजर इशू आता है। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में वही आपके आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका रहेगा, ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आपका टॉपिक रहेगा कि एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिहेवियरल, functional and domain based competency for the elected representative in India's governance framework। ठीक है, तो ये आपको पता लगाना है। अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे ऑथर आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो कॉम्पिटेंसी है ये अलग अलग स्किल और क्वालिटीज पे डिपेंड करती है। इंडिया में एक नंबर आपको पता होना चाहिए, हमारे पास 795 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 4123 मेंबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 आगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लगभग 31.8 लाख आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। एटलीस्ट 75% लोकसभा मेंबर, 64% एमएलए हमारे ग्रेजुएट हैं। अब देखिए, एजुकेशन का फायदा क्या होता है कि आपको जानने की शक्ति, समझने की शक्ति ज्यादा रहेगी, आपकी लर्निंग कैपेसिटीज ज्यादा रहेंगी। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसीज बढ़ जाती हैं। मान लो बिहेवियरल स्किल, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, तो बिहेवियरल स्किल डेफिनेटली आप में अच्छी होनी चाहिए। एक्सेल इन कम्युनिकेशन, वर्बल, राइटिंग, पब्लिक एंगेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। इफेक्टिव लीडरशिप, नेगोशिएशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, सरकार से बात करनी पड़ेगी, कैसे चीजों को आप ला सकते हैं। तो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन सब में हो डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रूल की, प्रोसेस की। ठीक है, सिटीजन की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको आप समझ पाए, डोमेन बेस्ड कॉम्पिटेंसी हो, आपको कोई भी पोर्टफोलियो अगर मिला है, हेल्थ, एजुकेशन, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे काम करना है। ठीक है, अब यहां से एक सवाल मेरे को याद आ रहा है पॉलिटी का। पॉलिटी की एक ट्रिक है ओपीडी 3, ऑर्डिनेंस पोर्टफोलियो डिसेंट्रलाइजेशन। आपको बताना है कि किस एक्ट में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे आपके ऑर्डिनेंस, पोर्टफोलियो एंड डिसेंट्रलाइजेशन आए थे। ठीक है, आपके ऑप्शंस रहेंगे एक्ट ऑफ 1813, एक्ट ऑफ 1833, एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, देखो ये हो गया। अब देखो आपको और क्या होना चाहिए, यू शुड हैव इनसाइट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम हमारी यहीं से जनरेट होती हैं, ये रहेगा। अवेयरनेस आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूर होनी चाहिए, ताकि कैसे आप पॉलिसी डिसीजंस ले सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्लूसिव कैसे बना सकते हो। ठीक है, अभी जैसे एआई आ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग आ रही है, तो कैसे हम उन चीजों को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर में ला सकते हैं, वो भी हमारा रहेगा। ठीक है, मान लो कोई भी आप एक्ट लेके आए, जैसे 2-3 एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, तो उनके बारे में नॉलेज हो, डिजिटल पर्सनल डाटा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ केयर, क्रुएलिटी, मतलब यू शुड हैव अ फेयर नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। कंपिटेंसी जरूरी है, एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन, तभी आप बेटर सोल्व कर पाएंगे। फिर इसमें सरकार ने भी काफी कुछ किया है, जैसे मिशन कर्मयोगी है जो कि सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो ऐसा ही मिशन हम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए भी ला सकते हैं, जहां पे जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं और जो स्किल गैप है आप उसको आइडेंटिफाई करें, उस पर वर्क करें एंड उसको इंप्रूव करें, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ 2-3 इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, एंड नेशनल एंड स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत, पीआर लेजिस्लेटिव रिसर्च जो पीआरएस है हमारा। ठीक है, ये भी रहेगा। कंक्लूजन कि भाई जैसे आजकल हम विकसित भारत की बात करते रहते हैं, देखो जो भी बजवर्ड होता है, जो आसपास चल रहा होता है, आप उसको कंक्लूजन में डेफिनेटली यूज कर सकते हैं एंड इट लुक्स गुड ऑल्सो। ठीक है, अब एक और सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चल रहा था कि हाउ मच एंड हाउ मैनी वी कैन से, क्योंकि अब इलेक्शन भी चल रहे हैं, यू शुड नो अबाउट इट कि हाँ हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितने परसेंट ऐसे मेंबर्स हैं जो कि जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, पहला सवाल। सेकंड इज उनमें से कितने परसेंट ऐसे हैं जिन पे हीनियस या फिर सीरियस चार्जेस आपके लगे हुए हैं, तो दोनों बातें आपको बतानी है।
आज का हमारा लास्ट सेक्शन है, दैट इज मैपिंग का सेक्शन। देखिए नॉर्थ अमेरिका, गल्फ ऑफ नॉर्थ अमेरिका को हम अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो जो हमारे पास है ये नॉर्थ अमेरिका का है। देखो ऊपर क्या है आपका ग्रीनलैंड, ये है नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, ग्रीनलैंड के जस्ट आगे है नॉर्वेन सी, यहाँ पे है बैफिन बे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बैफिन आइलैंड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लैब्राडोर सी है, यहाँ पे लैब्राडोर करंट भी आती है, ठीक है, ये लैब्राडोर है, न्यू फाउंड आइलैंड है। न्यू फाउंड आइलैंड पे आपकी हॉट करंट, कोल्ड करंट मिलती हैं, ठीक है। एक चीज और बताओ, लेब्राडोर जो करंट है वो हॉट करंट है या कोल्ड करंट, ये हो गया। फिर यहाँ पे लेफ्ट में आपका है बेरिंग सी जो रशिया के साथ है, बीच में है बेफोर्ट सी, ठीक है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो रॉकी माउंटेन्स, रॉकी यहाँ है हमारे, और यहाँ है अलास्का रेंज, मैकेंजी, मैकेंजी रेंज ये आपसे पूछी गई है। लॉरेंशियल प्लेटू भी पूछा गया है, कैनेडियन शील्ड हो गया, ठीक है। एप्लेशियन माउंटेन ये भी आपसे पूछा गया है। फिर ये हो जाएगा शियारा माद्रे, शियारा माद्रे, शियारा नेवादा, दोनों आपको पता होना चाहिए। वेस्ट में हमारा आता है पैसिफिक ओशियन, बीच में आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको है, यहाँ आता है कैरेबियन, ये अटलांटिक ओशियन ईस्ट में, तो ये हमारे हो जाएंगे। तो ये सारे हमने देख ही लिए हैं, इस वाले मैप में भी आपका यही दे रखा है। अब हम देख लेते हैं कि जो गल्फ होती है, गल्फ क्या होती है, ओशन के अंदर, इट इज अ पोर्शन ऑफ ओशन दैट पेनिट्रेट्स लैंड विच इज वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है। तो ये है ओशन जो लैंड में है, इस टाइप का इसको बोलेंगे गल्फ, ठीक है। तो ये जनरली बड़ा होता है बे से, बे छोटी छोटी होती है, ठीक है, बे थोड़ा सा बाहर की तरफ भी रहेगा, ऐसा है। अब चार हम देखते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अलास्का, कैलिफोर्निया एंड सेंट लॉरेंस। देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको हमारी ये है, तीन कंट्रीज यहाँ पे हैं, ये ध्यान रखोगे, ये वाली है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पे हमारा यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको एंड क्यूबा, तीन है। 5,000 किलोमीटर की इसकी आपकी कोस्ट लाइन है। गल्फ ऑफ अलास्का है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहेगी आपकी गल्फ ऑफ अलास्का, ये हमारी गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर अगला हमारा क्या आ रहा है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्नियन बजा पेनिनसुला, बजा कैलिफोर्नियन पेनिनसुला मैक्सिकन मेनलैंड को ये सेपरेट करती है, ठीक है। तो यहां पे रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। एक मिनट, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, तो ये है सेंट लॉरेंस, ऊपर की तरफ है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो ये लास्ट है, ये नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स का वाटर आउटलेट है वाया सेंट लॉरेंस रिवर। तो यहाँ पे सेंट लॉरेंस रिवर भी है, हडसन बे ऊपर, और ये रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे हो गए हैं, और आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो और गल्फ यहाँ पे दे रखी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि देखो साउथ पैसिफिक ओशन, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कारपेंटर कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड में ही रहेगी, गल्फ ऑफ तोनकिन भी यहीं पे है। बे ऑफ बंगाल इंडिया की है। गल्फ ऑफ एदन, एदन में हमारा क्या था, एदन हमने लास्ट टाइम भी देखा था, बबल महादेव, ठीक है, रेड सी, ये आप ध्यान रखेंगे। बे ऑफ बिस्के है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल, ये क्योंकि आपका क्या है मेडागास्कर, ये बीच में आता है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, अलास्का, हडसन बे, डेविस स्ट्रेट, ये देखो लेफ्ट में है डेविस स्ट्रेट, राइट में है डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है। ये है ग्रीनलैंड जो हमने पहले देखा, ग्रीनलैंड में आइस है, आइसलैंड में ग्रीन है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मैपिंग सेक्शन भी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिली होगी। सो लाइक दिस सेशन, इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।